कि एज अ रिविजन, एक रिविजन की तरह ले लीजिए जो भी चीजें मैं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी अलग नहीं बता रही हूँ जो चीज आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। जो फर्स्ट क्लास में ग्रामर आपने पढ़ना शुरू किया था इंग्लिश का, वहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। भले ही मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट बहुत सारी चीजें मैं ओवरव्यू आपको दूंगी ताकि आप लोग समझ जाएं कि ग्रामर के क्या रूल्स होते हैं, कहाँ यूटिलाइजेशन किया जाता है, कहाँ उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, किस तरह यूटिलाइजेशन किया जाता है, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उसके पार्ट्स लेकर, ठीक है, टेंसेस किस तरह किस सिचुएशन में लगाने हैं, ठीक है, किस तरह का ग्रामेटिकल करेक्शन किया जा सकता है, एक सेंटेंस को हम कितनी तरह लिख सकते हैं कि वो सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर पाए उस चीज में, प्रोफेशनल साउंड करे, इस तरह का फॉर्मेट बनाना होगा आपको स्पीकिंग के लिए, लिसनिंग के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, ये सारी चीजें, बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाने का पर्पस यही है कि आपके करियर में जितनी भी परेशानियां आए उसमें ना तो आपको कम्युनिकेशन से कोई प्रॉब्लम हो, ना ही इंग्लिश लैंग्वेज से। तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज आपको कहाँ यूटिलाइजेशन होगा, ये भी मैं बता दूं कि जो भी ग्रामर के रूल्स मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी वो भले आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करे ना करे, आपको जो भी आपके रिक्रूटमेंट कंपनीज आएंगी, जब रिक्रूटमेंट होगा आपका, उसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें इंग्लिश का पोर्शन जो होता है वो आप कंप्लीट अगर करना चाहते हैं अच्छी मार्क्स से, तो वो आप में हेल्प करेगा। ये सारी चीजें जो मैं आज बताऊंगी आपको, अभी से जो बताऊंगी एंडिंग तक। सेकेंड थिंग, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें भी ये सारे रूल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। थर्ड एंड लास्ट थिंग जो है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपको रूल्स पता है तो आप स्ट्रक्चर कर सकते हो सेंटेंस को, और छोटी मोटी मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मान लीजिए अगर किसी का कल एमएनसी कंपनी में हो जाता है सिलेक्शन, तो यहाँ के लोग हो सकता है कि आपके रूल्स इतना नहीं माने, लेकिन जो आपके एक्चुअल कंपनी है, जो बेस कंपनी है, जहाँ बेस है आपका, वहाँ पर रूल्स बहुत मायने रखते हैं। So if you are speaking in wrong English, or if you are using the words wrong, if you are pronouncing the words wrong, it matters a lot. So better to practice it from starting. ठीक है, हो सकता है कि आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं है रिक्रूटमेंट का, बट स्टिल आपके पास बहुत टाइम है। आप अभी से अगर तैयारी करेंगे तो एंड मोमेंट पे ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, ठीक है। ऑन योर ओन यू विल बी एबल टू डू अ लॉट बेटर in your recruitment examination or any interview, ठीक है। So let's start with the basics. So let me see if I can share properly. Okay, ये फ्लिकर नहीं कर रहा है, if it flickers, अगर ये स्क्रीन जो है ये चेंज होता है या फ्लिकर करता है तो लेट मी नो, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है ध्यान ना दे पाऊँ, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे बता दीजिएगा। यस, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, नाउन आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। क्यों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपके जो भी सेंटेंस रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका सब्जेक्ट। किसके अराउंड आप सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, किस लिए आप सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, क्या बोलने के लिए, किसके लिए बोलने के लिए आप सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग, यू कैन से डिजाइनिंग अ सेंटेंस। तो इसीलिए आपका नाउन जो होता है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और इसमें गलतियां भी उतनी ही बेसिक की जा सकती हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। एज यू कैन टेल कि नाउन क्या होता है। नाउन आपका होता है नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, उसे नाउन कहते हैं। इसमें ऑब्वियसली किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं, मुझे पता है। तो मूविंग ऑन टू द टाइप ऑफ नाउन। टाइप ऑफ नाउन इससे ज्यादा है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये सारे आपको इतने ही टाइप ऑफ नाउन होते हैं। ये बेसिक टाइप ऑफ नाउन होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कौन सा कौन है, इसीलिए मैंने ये टाइप ऑफ नाउन यहाँ पर लिखे हैं, ओके।
तो मूविंग ऑन टू द टाइप ऑफ नाउन, कॉमन नाउन आपको पता है जब आप जनरली किसी को रेफर करते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई थिंग हो, जब आप उसे जनरल वे में रेफर करते हैं तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेलिंग यू अबाउट अ गर्ल, तो अ गर्ल यानी कि एक लड़की, वो कोई भी लड़की हो सकती है, इट इज अ कॉमन नाउन, आई एम रेफरिंग टू समवन इन जनरल। अगर मैं कहूँ कि आई एम स्पीकिंग अबाउट अ कंट्री, तो कंट्री में तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, कोई भी कंट्री हो सकती है, राइट, तो इट इज अ कॉमन नाउन। इफ आई एम सेइंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट जैसे टेबल, तो कोई भी टेबल हो सकता है, इट इज अ कॉमन नाउन। Specifically when you are referring to something, some person, some place in general, so it is called common noun. Proper noun मतलब आप specifically किसी particular person, किसी particular object, किसी particular place का नाम लिख रहे हैं, तो आप proper noun यूज कर रहे हैं। मेरा नाम, आपका नाम, कॉलेज का नाम, आपके मोबाइल का स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे ओप्पो राइनो नोट, जो भी नाम होता है, आई डोंट रिमेम्बर, बट जो एक पर्टिकुलर नाम गिवन है एक पर्टिकुलर डिवाइस को, वो आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, विंडोज का एक पर्टिकुलर वर्जन होता है, उसका एक नाम होता है, वो भी आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इफ आई एम रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, रिलायंस हो गया, वो एक प्रॉपर नाउन है। आपका जो बिरला हो गया, ठीक है, ये सारे आपके प्रॉपर नाउन हैं, बिकॉज फर्स्ट थिंग इट रेफर्स टू अ नेम ऑफ अ पर्सन, सेकंड इट रेफर्स टू अ नेम ऑफ अ कंपनी। ठीक है, so that is why they are proper noun. नेक्स्ट थिंग है आपका कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन का मतलब, यहाँ पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं। कॉन्क्रीट नाउन, they understand concrete noun is similar or same to material noun. No, big no. Material noun means the raw material that are used to make something or produce some object for utilization. ठीक है, जैसे आपका जो भी क्लोथिंग मटेरियल होता है, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, वूल हो गया, ये आपका मटेरियल नाउन है। जिस ऑब्जेक्ट जो आपके रॉ मटेरियल यूज के ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, जैसे आपका स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी चीजें आपके मटेरियल नाउन है। वो मटेरियल या वो चीजें जिनका यूटिलाइजेशन करके आप कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, दोज आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। Concrete nouns are basically anything and everything that exists in a physical world. यानी फिजिकली आप उस चीज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, 5 सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, when you can utilize these 5 organs on any object, any living thing, any non living thing, वो सारी चीजें आपके कॉन्क्रीट नाउन पे आती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, ठीक है, आप टच कर सकते हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन, तो उन्हें जो एनिमल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, इन सभी चीजों को आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका फॉर एग्जांपल विंड हो गया, ठीक है, विंड को आप देख नहीं सकते हैं बट आप फील करते हैं। ठीक है, वो आपके स्किन को टच करता है, तो आपको पता है कि विंड चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, लीव पे आप देख सकते हैं, जब विंड चलता है तो उनका मूवमेंट से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, वाटर हो गया, सैंड हो गया, ये सारी चीजें आपकी फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जिसे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, ये सभी चीजें आपकी कॉन्क्रीट नाउन है। अभी भी डाउट है, देन अनदर एग्जांपल इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ले सकते हैं आप, इफ यू आर हैप्पी, ठीक है, इफ यू आर सैड, इफ यू आर टायर्ड, इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर डिप्रेस्ड, ये सारी चीजें आपके फीलिंग्स में आती हैं, तो ये इन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें आप फिजिकली फील नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो। एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों ही आपस में ऑपोजिट हैं। अंडरस्टूड? तो कॉन्क्रीट नाउन जो है वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है उसे कभी भी आप कॉन्क्रीट नाउन में नहीं डाल सकते हो। दिस इज द डेफिनेशन फॉर बोथ ऑफ द टाइप। अभी भी डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी। काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आपको पता है, काउंट अगर कर सकते हैं तो काउंटेबल, नहीं कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल। कुछ बच्चों को कभी कंफ्यूजन होता है तो मैं क्लियर अप कर देती हूँ उन लोगों के लिए, प्लीज डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। अनकाउंटेबल नाउन में अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं अ सैक ऑफ राइस, ठीक है, एक बोरी अगर चावल मैं लेती हूँ, अ सैक ऑफ राइस, तो मैं उसका वेट मेजर कर सकती हूँ, बट उसमें कितने ग्रेन्स है, उसमें कितने दाने हैं, ये मैं काउंट नहीं कर सकती, ठीक है, या नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो इट इज काउंटेड इन अनकाउंटेबल नाउन, इट इज अनकाउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मैं 5 राइस के ग्रेन लूं, 5 राइस के दाने लूं, चावल के दाने लूं, जिसपे मैं अपने 5 फैमिली मेंबर का नाम लिखवा दूं और उन्हें गिफ्ट कर दूं, ठीक है, इट इज एन आर्टिस्टिक थिंग, ठीक है, एक गिफ्ट बन सकता है ये, ठीक है। तो उस टाइम पे इट विल बिकम काउंटेबल, क्योंकि वहां पर 5 नंबर काउंट किया जा सकता है, ठीक है। So your countable noun can be changed into uncountable, and an uncountable noun can be changed into a countable noun. For example, another example I would like to give कि अगर मैं कहूँ कि 1 dozen apple, 1 dozen apple, इसका मतलब कि 1 दर्जन एप्पल है, तो मैं उसे काउंट कर सकती हूँ, ठीक है। 1 दर्जन में कितने एप्पल होते हैं? राइट इट इन द चैट बॉक्स। If you are having doubt in this also, then I will explain this also. I don't have any problem in explaining. ठीक है, तुम्हें शर्म आती होगी क्वेश्चन पूछने में, पर मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है बताने में। Yes, absolutely right. 12 apples is counted into a dozen apple. लेकिन अगर मैं कहूँ, let's say if I meet a friend जिसका एक फार्म है, yes, वो क्या, मुझे पता चल गया, सबको पता है, that is enough. तो अगर मैं कहूँ कि मेरे एक फ्रेंड का फार्म है, ठीक है, और वो 5 एकड़ 6 एकड़ में फैला हुआ है और वहां पर वो सेब उगाता है, ठीक है, he has a plantation of apple। तो वहां पर मैं कहूँ कि देयर आर अ लॉट ऑफ एप्पल्स इन दिस प्लांटेशन, तो अ लॉट ऑफ एप्पल्स लिखने का मतलब ये है कि मैं या तो काउंट करना चाहती नहीं हूँ या काउंट कर नहीं पा रही हूँ। तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पर आपको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तब वो नाउन जो आपका होता है वो अनकाउंटेबल में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। जैसे कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या था, रिस्ट्रिक्शन था कि जो नाउन कॉन्क्रीट में आता है वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, और जो नाउन एब्स्ट्रैक्ट में आता है वो कभी भी कॉन्क्रीट में नहीं आएगा। बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने की जरूरत है तो वो अनकाउंटेबल में आएगा, और अगर आप काउंट कर पा रहे हैं या काउंट करके बता पा रहे हैं, 5 है, 6 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, एग्जैक्ट नंबर, फाइनाइट नंबर जब तक आप काउंट कर पा रहे हैं तब तक वो काउंटेबल नाउन है। कलेक्टिव नाउन जो है आपका, नेक्स्ट इज योर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है आपका, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि जब आप एक साथ एक पूरे ग्रुप को रेफर करते हैं, जैसे कि क्लास, क्लास में जितने स्टूडेंट होंगे वो सभी उस एक पर्टिकुलर क्लास में आ जाएंगे। If I'm referring to this particular class is a very good class, ठीक है, the students are very nice, they listen to every instruction, they don't
complain or they study very. Yes, army is also an example of collective noun. ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि एक जब ग्रुप पूरा आप बता देते हैं और उसमें आप रेफर कर रहे हैं सारे ग्रुप के मेंबर को एक साथ, then it is a collective noun. Another example I can give of collective noun is जब आप एक ऑब्जेक्ट को भी, जब जैसे अभी तो हमने आर्मी हो गया, क्लास हो गया, ये पीपल को ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाऊं, तो दैट विल बी बंच ऑफ कीज. ठीक है, या फिर अगर मैं किसी एनिमल्स का ग्रुप बनाऊं तो फ्लॉक ऑफ शीप. ठीक है, या स्कूल ऑफ फिश. ठीक है, तो ये जो कलेक्शन पूरा होता है, इन सभी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. अगर नहीं है जस्ट रेज योर हैंड. कंपाउंड नाउन को कहते हैं दोज वर्ड्स, दोज नाउन, दोज नेम जो दो वर्ड्स से कंबाइन होकर बनाए जाते हैं. टू वर्ड्स विच हैव एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग एंड दीज आर ऑल्सो नाउन और वर्ब. ठीक है, जो दो वर्ड्स आप कंबाइन कर रहे हैं उनमें से एक हो सकता है नाउन हो, एक हो सकता है वर्ब हो, एक हो सकता, दोनों हो सकता है नाउन हो. दैट इज परफेक्टली ऑल राइट. दो वर्ड्स को जब आप कंबाइन करके, दो एक्चुअल वर्ड जिनका कोई मीनिंग है, उन्हें कंबाइन करके कोई एक वर्ड बनाते हैं तो उसे कंबाइंड नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर. सन इज अ वर्ड, एन एक्चुअल वर्ड जिसका मीनिंग आपका सेलेस्टियल बॉडी होता है, जिसे हिंदी में हम सूरज कहते हैं. तो सन आपका एक एक्चुअल वर्ड है. ओके, आई विल रिपीट इट. ओके ओके, तो सन आपका एक एक्चुअल वर्ड है. ठीक है, फ्लावर भी आपका एक एक्चुअल वर्ड है. सन आपका प्रॉपर नाउन है, फ्लावर आपका कॉमन नाउन है. दोनों वर्ड को मिलाकर यहाँ पर हमने एक कंबाइंड वर्ड बना दिया, दैट इज सनफ्लावर, जो एक पर्टिकुलर फ्लावर की स्पीशीज को रेफर करता है. ठीक है, इट इज द नेम ऑफ, यू कैन से ऑल दोज फ्लावर्स दैट आर स्पेसिफिक. एक तरह के फ्लावर हैं जिनका नाम रख दिया गया है सनफ्लावर. अनदर एग्जाम्पल विल बी प्लेग्राउंड. प्ले एक वर्ब है. ठीक है, खेलना मीनिंग हुआ जिसका. ग्राउंड एक नाउन है. ठीक है, खाली जगह, खाली एरिया को हम ग्राउंड कहते हैं. वो ग्राउंड जहां पर आप खेलने जाते हैं, इन चीजों को हमने, उन प्लेसेस को, उन ग्राउंड को हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, दैट इज योर प्लेग्राउंड. सो आई होप कंपाउंड नाउन इज क्लियर. अच्छा, सम नॉर्थ बिहार. नहीं बच्चे, नॉर्थ बिहार इज नॉट कंबाइंड. ठीक है, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ये कंबाइंड नहीं हुआ. जब आप कंबाइंड वन किसी एक चीज के लिए बनाते हैं, ठीक है, कंबाइंड मतलब जुड़ा होना, एक ही वर्ड होना. ठीक है, सनफ्लावर हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, ये एक ही वर्ड है. होम मेकर, जैसे हम आजकल जो हमारी मदर होती हैं, ठीक है, जिन्हें जो घर में रहती हैं, जो घर बार संभालती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, उन्हें होम मेकर कहते हैं. तो होम एक वर्ड है, मेकर एक वर्ड है, जिसे जोड़कर होम मेकर एक पर्टिकुलर वर्ड, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फीमेल्स को रेफर किया गया है जो अपने घर में रहकर काम करती हैं. ठीक है, घर का काम करती हैं. कॉन्क्रीट नाउन में जिनको डाउट है उनको मैं और एक एक्सप्लेनेशन दे दूं. यस, क्लासरूम इज द करेक्ट एग्जाम्पल. रंजन, कॉन्क्रीट नाउन में अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर से एक और बात बोल देती हूँ. कॉन्क्रीट नाउन वो सारी चीजें होती हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, जो चीजें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं. ठीक है, कोई भी चीज हो सकता है. वो प्रॉपर नाउन के अंदर भी आता है, वो कॉमन नाउन के अंदर भी आता है, वो काउंटेबल के भी अंदर आता है, अनकाउंटेबल के भी अंदर आता है, कलेक्टिव भी होता है, कंपाउंड भी होता है. कॉन्क्रीट इन सभी का कलेक्शन है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट को छोड़कर जितने भी टाइप ऑफ नाउन है वो सभी कॉन्क्रीट हैं. वो क्योंकि कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, जहां पर आप किसी प्लेस का नाम बताते हैं, प्लेस जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है. थिंग का नाम बताते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया. ठीक है, जैसे वाटर बॉटल हो गया. ठीक है, जैसे मोबाइल हो गया, जैसे चार्जर हो गया. ये सारी चीजें आपके फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर नाम है, जो कि कॉन्क्रीट नाउन आएगा. कोई पर्टिकुलर पर्सन हो,
चाहे मेरा आप पर्टिकुलर नाम लेके बोले, चाहे मुझे एक गर्ल बोले, चाहे वुमेन बोले, चाहे एक पर्टिकुलर पर्सन मैन बोले, या एक पर्टिकुलर मैन का नाम ले, ये सारी चीजें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। मैं एग्जिस्ट करती हूँ, आप एग्जिस्ट करते हैं, तो हम सभी कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आ जाते हैं। आई होप माई योर डाउट इज क्लियर। इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट यू कैन। बिजनेसमैन नहीं, बिजनेसमैन नहीं होगा आपका कंपाउंड नाउन, क्योंकि बिजनेसमैन आपका दो अलग अलग वर्ड है जिसे कंबाइन नहीं किया गया, उसे एक साथ बस यूज किया जाता है। ठीक है, बिजनेसमैन जो होता है कंबाइंड वर्ड नहीं है, हालांकि उसे लिखा भी जाता है, कहीं कहीं कंबाइंड लिखा जाता है, बट बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रूल दैट इज नॉट कंबाइंड वर्ड। ठीक है, कंबाइंड वर्ड का एग्जाम्पल आपका क्लासरूम हो सकता है, प्लेग्राउंड हो सकता है, सनफ्लावर हो सकता है, सनराइज हो सकता है, सनसेट हो सकता है, टाइम टेबल हो सकता है, और क्या हो सकता है? लेट मी गेट मोर एग्जाम्पल्स एंड आई कैन गिव यू। हैंडक्राफ्ट इज करेक्ट, फुटबॉल इज करेक्ट, रेलवे स्टेशन नहीं, सिर्फ रेलवे इज इनफ फॉर द एग्जाम्पल। रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस। रेलवे में रेल और वे दोनों का अलग डिक्शनरी मीनिंग होता है, दैट इज अ वर्ड। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग इज टू डिफरेंट वर्ड। ठीक है, गुड का मतलब अलग होता है, मॉर्निंग का मतलब अलग होता है। गुड मॉर्निंग सिर्फ एक ग्रीटिंग है जो कंबाइंड बोली जाती है। ठीक है, ये कोई वर्ड नहीं है जो पर्टिकुलर प्लेस, नेम, थिंग या फिनोमिना का नाम नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक ग्रीटिंग है। को एजुकेशन नहीं, को एजुकेशन इज नॉट द करेक्ट। को एजुकेशन मतलब साथ में एजुकेशन कराना किसी का। ठीक है, ये एक सिर्फ प्रोसीजर है। ठीक है, नोटबुक, यस, एवरीवन, यस, वेरी गुड। These are the particular example of compound noun. Godfather, yes, godfather, grandfather, ठीक है, grandmother, ये सारे words आपके compound noun में आते हैं। Okay, so if you have no doubt, no further doubt in type of noun, we can move further with the more important thing, that is your important rules to follow when you are using nouns in the sentence. So let's move on to that. पहला रूल आपका ये कहता है, नाउ अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि जितने भी नाउन हैं आपके, ठीक है, जितने भी नाउन यहाँ पे बताए जा रहे हैं, सॉरी जितने भी रूल यहाँ पे बताए जा रहे हैं, हो सकता है कि आपने कहीं कुछ पढ़ा हो जो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, आपने कोई स्पीच सुनी हो जिसमें ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। दीज नाउन्स आर ओनली फॉर दोज पर्पज जहाँ पर आपको पर्टिकुलरली ग्रामेटिकली स्ट्रिक्ट पर्सन से बात करना हो, या फिर किसी एग्जामिनेशन के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन या जनरल कॉन्वर्सेशन के लिए, जैसे अगर आप एम्प्लॉय, कल को किसी कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, वहां पर आप अगर किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई क्लाइंट ही है, उससे भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उतना आपको ग्रामेटिकल एरर का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों में है, बट कुछ चीजें रिलैक्स वे में भी फॉलो होती हैं। बट कहीं कहीं रूल्स जो हैं वो बहुत नेसेसरी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्लाइंट जो है वो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश पीपल हैं, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स आर वेरी यू कैन से सेंसिटिव ऑन विद देयर लैंग्वेज, बिकॉज इंग्लिश इज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, एवरी अदर कंट्री हैज अडॉप्टेड इट। ठीक है, तो इसीलिए दे आर वेरी मच पोजेसिव अबाउट दिस, तो उनके सामने आप गलत इंग्लिश नहीं बोलना चाहेंगे, तो इसीलिए रूल्स पता होना जरूरी है। ये फाइल मैं आपको बाद में एंड में सेंड कर दूंगी, जब मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुकी होंगी। इसके एंड में एक एक्सरसाइज होगी जो कि आपको सॉल्व करके मुझे दिखानी होगी, दैट विल बी योर मंथ काउंटेड एज मंथली असाइनमेंट। ये मंथली असाइनमेंट में काउंट होगा। सिर्फ एक्सरसाइज, पूरा आपको ये फोटोकॉपी कराने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप फोटोकॉपी करा सकते हैं, बट एक्सरसाइज आपको मुझे पेपर पे बना के बाद में देनी होगी आफ्टर आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। वो आपका मंथली असेसमेंट होगा। यस, सो एज वी कैन मूव ऑन। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर, फर्स्ट रूल जो है दैट स्टेट्स दैट सम नाउन्स always take a singular verb.
इसका मतलब क्या होता है कि कुछ नाउन जो होते हैं, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनको आप हमेशा जब सेंटेंस में यूज करोगे तो वो वर्ब, सिंगल वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, इज, एम, आर हो गए, वॉज हो गया, वर हो गया, हैव, हैव, हैड, ठीक है, ये सारी चीजें आपके हेल्पिंग वर्ब में आती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इन नाउन के साथ हमेशा आप इज यूज करेंगे जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, वॉज यूज करेंगे जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हैव यूज करेंगे जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। सो बेसिकली यू हैव टू यूज और ट्रीट these particular nouns as singular subject or singular object. Okay. So क्यों इसे सिंगुलर यूज किया जाता है, इसके 3 बेसिक रीजंस मैं आपको बता दूं। पहला बेसिक रीजन, 1 मिनट, यस बच्चे, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब सेम थिंग, ठीक है, दोनों सिमिलर चीजें हैं। ऑक्सिलरी वर्ब उसको टेक्निकल नाम है उसका, ठीक है, उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं क्योंकि वो सेंटेंस फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसका बेसिक जो मोटिव होता है यूज करने का वो यही होता है कि वो सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने में हेल्प करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सब चीज में टेंसेस लगाने में हेल्प करता है, इसीलिए उसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब उसका टेक्निकल नाम है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 रीजन हैं जिसकी वजह से आप इन वर्ड्स को प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। पहला रीजन, जो सीनरी वर्ड हो गया, इंफॉर्मेशन वर्ड हो गया, मशीनरी वर्ड हो गया, स्टेशनरी वर्ड हो गया, फर्नीचर वर्ड हो गया, ये सारी चीजें आप प्लूरल में क्यों नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये सारे जो वर्ड हैं ये एक तरह से आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर क्लास को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे स्टेशनरी हो गया तो लिखने पढ़ने वाली जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी स्टेशनरी के अंदर आती है। तो ये स्टेशनरी जो हो गया एक तरह से उन सभी चीजों को रेफर करता है जिसका यूज आप राइटिंग के लिए, रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, स्केल हो गया, ये सारी चीजें आपकी स्टेशनरी के अंदर फॉल करती हैं, विच मीन्स दैट ऑल दीज थिंग्स आर a type, you can say a category of stationery. स्टेशनरी के अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं। तो स्टेशनरी एक तरह से एक यूनिट हो गया जिसके अंदर ये आप कह सकते हैं जैसे एलिमेंट के अंदर एटम होता है, तो ये सारे स्टेशनरी जो है, स्टेशनरी आपका एलिमेंट है, इसके अंदर एटम्स हैं आपके, जो भी चीजें स्टेशनरी में आती हैं। तो दैट इज वाई जब आप एलिमेंट को भी रेफर करते हो तो आप सिंगल रेफर करते हो अगर एक एलिमेंट है तो सिमिलर वे में स्टेशनरी हो गया या फर्नीचर हो गया या मशीनरी हो गया या सीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ये सिंगुलर में ही रेफर की जाती हैं क्योंकि ये एक यूनिट ही दिखाती हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। दूसरा रूल कि क्यों इन वर्ड्स को आप प्लूरल नहीं कर सकते हैं, ये आता है उन वर्ड्स के हेल्प से, दैट इज योर सेकेंड एग्जाम्पल, एडवाइस। यहाँ पे जो एडवाइस दिख रहा है आपको, ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है, इसे जब आप सिंगल में रखते हैं यानी कि सिर्फ एडवाइस लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैं किसी को काउंसल कर रही हूँ। काउंसल करने का मतलब क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम है आपको जो आप मेरे पास लेके आए हो, बताए हो मुझे ये प्रॉब्लम है मुझे मैम, और मैंने आपको हेल्प किया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हो सकता है कि मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया है, सिर्फ आपको हेल्प किया ये जानने में कि क्या सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है कि मैंने राय दी अपनी तरफ से, हाँ ये करके देखो हो सकता है सॉल्व हो जाए, ये मीनिंग होता है एडवाइस का, सिंगल एडवाइस। जब हम इसे प्लूरल में फॉर्म करते हैं यानी कि एडवाइसेस लिखती हूँ अगर मैं, तो उसका मीनिंग काउंसिल नहीं होता है, उसका मीनिंग चेंज होकर इंफॉर्मेशन हो जाता है।
यानी कि अगर मैं एक से ज्यादा एडवाइसेस दे रही हूँ तो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, ना कि एडवाइस, ना कि काउंसिल कर रही हूँ, ना कि आपको राय दे रही हूँ, ना कि आपको टिप दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। मैं आपको डाटा दे रही हूँ जो कि इंफॉर्मेशन होता है आपका, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अंडरस्टूड? तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं एडवाइसेस में, इन्हें जब आप प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, एडवाइस को अगर मैं सिंगुलर रहती हूँ तो इसका मतलब अलग है, एडवाइसेस लिखती हूँ तो इसका मतलब अलग है। इसीलिए हम इन नाउन को कभी भी सिंगुलर में चेंज नहीं करते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर जो लास्ट के आपके एग्जाम्पल हैं, गिव मी अ मिनट। लास्ट के आपके जो एग्जाम्पल हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, क्लासिक हो गया, ये सारे जो वर्ड हैं ये सिर्फ सुनने में या देखने में ही प्लूरल लगते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? आपका एक सब्जेक्ट है। जब एक सब्जेक्ट है तो ये तो प्लूरल नहीं होना चाहिए, ये तो सिंगल ही होना चाहिए। इसके अंदर भले हो सकता है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो, बट इकोनॉमिक्स तो एक ही सब्जेक्ट है, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को हमने सिंगुलर लिया। फिजिक्स अगेन आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसे सिंगुलर लिया। जो जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये अगर आपको प्लूरल फॉर्म में दिखते भी हैं तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से यहाँ पर इसे सिंगुलर लिया जाता है। बाकी के वर्ड्स में अगर आपको कोई ऐसा वर्ड है यहाँ पर जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, then you can write it in the chat box and I'll explain the meaning of that word. जो यहाँ पर वर्ड्स गिवन है इस पर्टिकुलर रूल में, ये जो पर्टिकुलर रूल है इसमें ये जितने भी वर्ड्स गिवन है इसमें से कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, then just ask, I will explain you the meaning. इनिंग्स, यस, इनिंग्स आपको पता होना चाहिए। इफ यू आर वाचिंग क्रिकेट, देन इनिंग्स का मतलब होता है एक इनिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ओवर दिए जाते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ओवर्स दिए जाते हैं एक टीम को, जिस टाइम तक वो खेलती है उसके बाद दूसरी टीम खेलती है। ठीक है, तो उसे इनिंग नहीं इनिंग्स ही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ड्यूरेशन को रेफर कर रहा है। इस ड्यूरेशन में इस टीम ने इतने ओवर खेले, फिर उस सेम ड्यूरेशन में दूसरी टीम इतने ही ओवर खेलेगी, तो ये ड्यूरेशन को रेफर कर रहा है, इसीलिए इसे गैलोस मतलब बेसिकली अगर आप सर्च करेंगे तो गैलोस का मतलब फांसी लिख के आएगा, जहाँ पर लोगों को फांसी दी जाती है। बट इसका डिक्शनरी मीनिंग जो होता है, वो डिक्शनरी मीनिंग होता है गैलोस का वो एरिया, ठीक है, जहाँ पर वो स्ट्रक्चर को गैलोस कहते हैं। ठीक है, जो जमीन से यानी कि ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचा हो, उसमें एल शेप का पोल लगा हो, उल्टे एल शेप का पोल लगा हो, और एक रस्सी बंधी हो जो कि वेट किसी ऑब्जेक्ट का स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। इसका मेन पर्पस फांसी देने के लिए होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर मीनिंग में जब सर्च करोगे तो मीनिंग में यहाँ पर फांसी ही लिख के आएगा। मिसचीफ का मतलब आप कुछ शरारत करते हैं या बदमाशियां करते हैं, उसे मिसचीफ कहते हैं। ठीक है, एथिक्स आपका हो गया। एथिक्स मतलब जो आपके मॉरल्स हैं, जो आप अपनी लाइफ में प्रोफेशनली या अनप्रोफेशनली यूज करते हैं, उसे एथिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बहुत अच्छा है, तो कुछ उसने किया होगा इसीलिए वो अच्छा है। ठीक है, हो सकता है कि वो जो ओल्ड एज है, ठीक है, जो बूढ़े लोग हैं उनकी इज्जत करता हो सकता है वो बच्चों को हेल्प करता है पढ़ने में, हो सकता है कि वो गरीब लोगों की मदद करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो एक अच्छे इंसान की आप कह सकते हैं डेफिनेशन देते हैं, वो सारे आपके एथिक्स होते हैं। ठीक है, एथलेटिक्स का मतलब होता है वो गेम जो आप फिजिकली वर्क करके खेलते हैं। ठीक है, फिजिकली कुछ वर्क कर रहे हैं अगर आप किसी गेम में, तो वो एथलेटिक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, वॉलीबॉल,
हॉकी, क्रिकेट, ठीक है, जो ग्राउंड पे एक्चुअली खेले जाते हैं। जो गेम्स नहीं आते हैं एथलेटिक्स में, फॉर एग्जांपल चेस, चेस के लिए आपको फिजिकल वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो मेंटल माइंड गेम है। वीडियो गेम, ठीक है, उसके लिए फिजिकली कुछ नहीं करना होता है, माइंड गेम होता है वो सारा चीज। तो एथलेटिक्स वो गेम होते हैं जिनके लिए आपको फिजिकल वर्क करना पड़े। गिलोस एक्सप्लेन कर दिया मैंने बच्चे, नहीं समझ में आया दोबारा से पूछ लीजिए। ग्राम, ग्राम आपका ये है, ग्राम दो चीजों को कहते हैं, ठीक है। पहला तो आपका मेजर ऑफ वेट होता है, ठीक है, 1 ग्राम 2 ग्राम मेजर ऑफ वेट होता है। और एक चीज होता है, लेट मी कंफर्म देन आई कैन टेल यू। और कोई वर्ड अगर है तो यू कैन आस्क। ग्राम आपका बेसिकली उसी चीज के लिए यूज होता है। इट्स बेसिकली योर मेजरिंग वेट, ठीक है। ग्राम आपका मेजरिंग वेट, या कभी कभी क्या होता है ना कि किसी नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है, तो ये फ्लिकर करने लगा, 1 मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिएगा, ये फ्लिकर करने लगा है। लेट मी शेयर दिस अगेन। अगर और फ्लिकर करेगा तो फिर दूसरी जगह से शेयर करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा फ्लिकर करने लगा है। लेट मी शेयर इट अनदर वे। यस, तो हाँ, यस, ग्राम आपका बेसिकली रेफर होता है जो वेट होता है 1 ग्राम 2 ग्राम वाला, वो वेट रेफर करता है। और कभी कभी ग्राम पंचायत को भी ग्राम बोला जाता है सिर्फ, ठीक है। तो इट इज जस्ट अ नेम, ठीक है, बट उसको भी आप ग्राम नहीं बोल सकते हो, ग्राम ही बोलोगे। यस, इट इज अ मेजरमेंट। बेडिंग, बेडिंग का मतलब वो सारी चीजें जो आप अपने बेड पे रखते हैं, ठीक है। जैसे आपका मैट्रेस हो गया, गद्दा, ठीक है, बेडशीट हो गया, पिलो हो गया, पिलो कवर हो गया, ये सारी चीजें आपकी बेडिंग में आती हैं। और कोई वर्ड? ओके, सो बेसिकली यू अंडरस्टूड एवरीथिंग फ्रॉम द फर्स्ट रूल, ठीक है। जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल देख लीजिए कि एग्जैक्टली ये रूल क्या कह रहा था। द सीनरी ऑफ नैनीताल इज एन्चांटिंग। यहाँ पर सीनरी लिखा गया है। सीनरी का मतलब मैंने नहीं बताया तो बता दूं, सीनरी का मतलब होता है नज़ारे जो आप देखते हैं। तो नैनीताल में इसने जो कुछ भी देखा, जो इस सेंटेंस का राइटर है या स्पीकर है, उसने नैनीताल में जो कुछ भी देखा वो उसका, उसे बहुत अच्छा लगा। अट्रैक्टिव मतलब अच्छा लगना, एन्चांटिंग मतलब अच्छा लगना, अट्रैक्टिव लगना, ठीक है। ऐसा कुछ देखना जिसके बारे में आप वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो सीनरी ऑफ नैनीताल इज यहाँ पर देखिए यूज हुआ है, आर नहीं यूज हुआ है, इज यूज हुआ है। so that is what the rule says कि all these nouns will be using all the singular helping verb in the sentence. She has given advice, ठीक है, एडवाइसेस नहीं, एडवाइस, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल। नहीं समझ में आया है जस्ट रेज योर हैंड और राइट इन द चैट बॉक्स में नहीं समझ में आ रहा है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं बट प्लूरल होते हैं, और उनके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, वर्मिन हो गया, प्रेजेंट्री हो गया। ओके, इफ यू आर अंडरस्टूड देन वेरी गुड। आर्टिलरी हो गया, पीपल हो गया, क्लर्गी हो गया, कंपनी हो गया, पुलिस हो गया। ये सारी चीजें सुनने में सिंगुलर लगती हैं, बट ये हमेशा ही प्लूरल होती हैं, और इन्हें प्लूरल वर्ब के साथ यानी कि आर के साथ,
हैव के साथ, वर के साथ ही यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों यूज किया जाता है ये बता दूं। कैटल का मतलब उसका होता है, कैटल का मतलब वो जानवर। यस, आई विल एक्सप्लेन एवरी वर्ड। ठीक है, एक एक करके मैं सारे वर्ड यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। कैटल का मतलब होता है जैसे बेसिकली गाय जो होती है हमारी, काउज, बफेलोज, गोट्स, ये सारे एनिमल्स को हम लोग कैटल कहते हैं। बट इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, कैटल का मीनिंग होता है वो सारे एनिमल्स, हाँ वो सारे एनिमल्स जिनको आप घर में रहकर उनके कुछ प्रोडक्ट्स को बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं, पेट एनिमल्स अलग होते हैं। जैसे पेट एनिमल्स आर द एनिमल्स जो आपके घर में एज अ फैमिली मेंबर रहते हैं, जैसे कैट, डॉग, इन सारी चीजों, इन सारे एनिमल्स, पैरेट हो गया, इन सारे एनिमल्स से आप कमाई नहीं कर सकते, और अगर करते हो तो ये भी कैटल्स में आपके शामिल हो जाएंगे। ठीक है, वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट लिसन। ठीक है, पहले सुन लीजिए जो मैं बता रही हूँ। आपका जो भी एक्सप्लेनेशन है सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गलत कर रहे हैं। कैटल का मतलब होता है कि अगर मेरे घर में एक काऊ है, ठीक है, या 4 काऊ है, 4 काउज है, मैं उनका जो मिल्क है वो बेच रही हूँ, उसके साथ उससे प्रॉफिट कमा रही हूँ, उससे कुछ पैसा कमा रही हूँ, देन दे आर कॉल्ड कैटल। अगर मेरे घर में 2 काउज है, 2 बफेलोज है, मैं उन सभी का मिल्क बेच रही हूँ, देन दे आर कैटल। अगर मेरे घर में शीप है और उनका वूल मैं बेच रही हूँ तो वो कैटल कहलाते हैं। तो बेसिकली कैटल आपके वो एनिमल्स होते हैं जिनसे आप कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, और वो आपके घर में रहते हैं, आप उनका ध्यान रखते हैं, और उनका जो भी प्रोडक्ट होता है उसे बेचकर आप कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गेन करते हैं। ठीक है। पेट एनिमल में और कैटल में अंतर सिर्फ इतना है कि पेट एनिमल जो आपके घर में रहते हैं, आप उनका ध्यान रखते हैं, आप उनको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, लेकिन उनसे कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। ठीक है, बेसिकली मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं, जब नहीं होता है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग अपना पेट का फोटो डालते हैं इंस्टाग्राम पे टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, वो आपका कैटल नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोटो जो होते हैं वो आपका प्रोडक्ट नहीं हुआ उस एनिमल का। ठीक है, जैसे हैन होता है, ठीक है, हैन के अगर मैं एग्स बेचती हूँ तो वो उसका प्रोडक्ट हुआ। काउस का मिल्क बेचती हूँ तो वो उसका प्रोडक्ट हुआ। शीप का वूल बेचती हूँ तो वो उसका प्रोडक्ट हुआ। याक का फर बेचती हूँ तो वो उसका प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, जब तक आप उसका प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तब तक वो कैटल नहीं कहलाएगा। ओके, क्लियर अपॉन दैट सेक्टर। जेंट्री, मूविंग ऑन टू द जेंट्री। जेंट्री जो वर्ड है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। बेसिकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जेंट्रीज वर the gentlemen and the gentle ladies who were born in the wealthy and very well known families, जो अच्छे खानदान से बिलोंग करते थे, जो अच्छे पैसे वाले घरों से बिलोंग करते थे, उन्हें हम जेंट्री बोला करते थे। सिमिलर मीनिंग इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो, अभी भी इनका सिमिलर मीनिंग है। जो लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेसिकली फाइनेंशियली दे आर स्टेबल, ठीक है, अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर का ख्याल रख सकते हैं, और उनके फैमिली का कुछ रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, उन्हें हम जेंट्री में काउंट करते हैं। तो बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। वर्मिन का मतलब होता है एनिमल्स या इंसेक्ट, एनिमल्स या इंसेक्ट जो बेसिकली आपके फार्म को, जो आपका फील्ड होता है जहां पर आप खेती करते हैं, उस फार्म को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ हार्म करते हैं, तो उन्हें वर्मिन कहते हैं। ठीक है, चाहे वो कितने भी बड़े एनिमल क्यों ना हो, कितने भी छोटे इंसेक्ट क्यों ना हो, उन सभी को आप वर्मिन कहेंगे, जो एनिमल्स और इंसेक्ट आपके फार्म को हार्म कर रहे हैं। पीजेंट्री मतलब लोकल पीपल, ठीक है, जो छोटे मोटे काम करते हैं, ऐसे काम जिनके बेसिस पर
आपका जो लोकल एरिया है उसका कुछ बेसिक नीड क्लियर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स अगर नहीं काम करेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, बेसिकली बहुत सारे लोग भूखे मर जाएंगे। तो जो बेसिक नीड होती है ह्यूमन बींग्स की, वो प्रोवाइड करने के लिए जो काम करते हैं, ठीक है, और जो लोकल हैं उस एरिया के, ठीक है, उन्हें पीजेंट्रीज कहा जाता है, ठीक है। इफ यू आर नॉट क्लियर जस्ट लेट मी नो थ्रू द चैट बॉक्स और जस्ट रेज योर हैंड। आर्टिलरीज का मतलब होता है, बेसिक डेफिनेशन होता है इसका कि जो आपके बड़े बड़े गन्स होते हैं, ठीक है, उन्हें आर्टिलरीज कहा जाता है। बेसिकली आपके जो क्या उनको बोलते हैं, कैनन्स होते हैं, तोप जिसे कहते हैं हिंदी में, कैनन्स जो होते हैं उसे आर्टिलरी कहा जाता है, ठीक है। पीपल आप सभी को पता है, अगर नंबर ऑफ पर्सन आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इफ आई एम सेइंग दैट all those people who have visited Nainital, please raise your hand. So I don't know कि audience में एक person खड़ा होगा या 1000 person खड़े होंगे जो नैनीताल जा चुके हों, तो मुझे नंबर नहीं पता। So in that case what I will be doing is I will refer to them as people. People का सिंगुलर होता है पर्सन। प्लीज डू नॉट कंफर्म अगर किसी को नहीं पता है, तो अगर आप एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं तो आप पर्सन कहेंगे। पीपल ऑलरेडी प्लूरल है तो पीपल्स कभी मत लिखना, दैट इज रॉन्ग इंग्लिश, ठीक है, इट इज नॉट अ वर्ड इन इंग्लिश, तो पीपल्स कभी भी मत लिखना। क्लर्गी मतलब होता है वो लोग जो चर्च में काम करते हैं, जो क्रिश्चियन का चर्च होता है, जहाँ पर फादर होते हैं, मदर होती है, सिस्टर्स होती हैं, ब्रदर्स होते हैं, उन सभी को मिलाकर, यस बेसिकली सारी चीजें, ठीक है, मेल फीमेल बोथ, ठीक है, फादर नन, ये सारी चीजें सब कुछ, सब कोई को एक कैटेगरी में डाल दिया गया है, क्लर्गी। इसको आप रिलीजियस लीडर कह सकते हैं बेसिकली, या एक्चुअल डेफिनेशन वुड बी यही कि जो लोग चर्च में गॉड के बारे में बताते हैं या हेल्प करते हैं रिलीजियसली, जो लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल हैं, उनको रिलीजियसली हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल बी योर कंपनी। कंपनी आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, भले आपको डेफिनेशन नहीं पता हो, भले आपको ये नहीं पता हो कि कंपनी को कैसे डिफाइन किया जाता है, किस तरह बताया जाए कि कंपनी का मतलब क्या होता है, बट कंपनी क्या होता है ये सभी को पता है। कंपनी को अगर डेफिनेशन बताऊं कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट वर्क बट फॉर द मेन पर्पस फॉर वन सिंगल गोल, ठीक है, एक सिंगल गोल कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, तो उसे कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मारुति सुजुकी की मैं कंपनी की बात करूं, तो वो क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो नॉर्मल पीपल के लिए, सभी लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए कंफर्टेबल और लग्जरियस कार देना चाहते हैं उन्हें, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कंफर्टेबल कार देना चाहते हैं, यस लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी, एनी कंपनी, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने जो समझाया, जो डेफिनेशन दी, उसे आप कैसे रियलाइज कर सकें, ठीक है। तो अगर मारुति सुजुकी जो कंपनी है, ठीक है, उसमें जो बंदा कार के बोनट बना रहा है, ठीक है, या नट बोल्ट कर रहा है, कस रहा है, ठीक है, या फिर इंजन बना रहा है, ये सभी एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं। किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? ताकि हमारे जो कस्टमर है, ताकि उनके जो कस्टमर है, मारुति सुजुकी जो कस्टमर हैं उनके, वो कंफर्टेबली अपने कार को एंजॉय कर सके, राइड कर सके, ठीक है, उनके लिए हम कंफर्टेबल कार ले या लग्जरियस कार ले, ठीक है, ताकि जो हमारे जो कस्टमर हैं वो सेटिस्फाई, डिफरेंट टाइप ऑफ नीड सेटिस्फाई कर सके। अगर किसी को कंफर्टेबल कार चाहिए तो उन्हें कंफर्टेबल कार मिले, अगर किसी को ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें कम से कम 5 6 या 7 8 बंदे आ सके एक साथ, ताकि उनका फैमिली बड़ा है, तो उन्हें एक अगर वो लोग इस टाइप का कार चाहते हैं जहाँ पर महंगी कार हो थोड़ी, जो फाइनेंशियली स्टेबल लोग हैं, जो अच्छी लग्जरियस कार चाहते हैं शो ऑफ करने के लिए या अच्छे कंफर्ट के लिए, बहुत सारे फीचर्स पाने के लिए, तो उन सभी को उस तरह के कार मिले, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक एम, उनका वही है। यस बच्चे, किसने हैंड रेस किया था? एनी डाउट?
यस, तो कंपनी का मतलब यही होता है कि जितने भी लोग हैं, यस, क्लर्गी इज ओनली यूज फॉर क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है। अच्छा ठीक है, इट्स ओके, इट इज एक्सीडेंटली इट्स ओके। क्लर्गी सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए ही यूज होता है। हमारे जो पंडित होते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है, या मुस्लिम धर्म में जो मौलाना होते हैं, उनके अलग नाम होते हैं, ठीक है। क्लर्गी उन्हें रेफर किया जाता है जो क्रिश्चियन चर्च में वहां पर गॉड के बारे में कुछ बताते हैं या आपके कुछ भी रिलीजियस प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कंपनी का बेसिक आपका क्लियर हो गया, क्लर्गी का बेसिक क्लियर हो गया। पुलिस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैं एक चीज बस इसके बारे में बताना चाहती हूँ, अगर आपको एक पुलिस पर्सन को रेफर करना चाहते हैं, ठीक है, कि कोई एक कांस्टेबल अगर आपके घर आ रहा है, तो कांस्टेबल बोलने की मतलब क्या हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपका पुलिस से आया आपके घर, कोई इंसिडेंट हुआ उसका रिपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 5 पुलिस आए हैं मेरे घर, तो क्या ये सेंटेंस सही है? 5 पुलिस came to my house for taking the report or for getting the report for the incident. तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। क्या गलती है इसमें? फटाफट बताइए, क्या गलती है इसमें? 5 गलती है। नंबर नंबर नहीं लगाना है मुझे, नंबर नहीं लगा सकती मैं पुलिस के आगे। ओके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे नंबर लगाना है तो पुलिस मैन होगा या पुलिस वुमेन होगा, ठीक है। पुलिस, हाँ बिल्कुल, पुलिस मैन लगेगा, ठीक है। 5 policemen came to my house for asking for the report on the incident, ठीक है। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। पुलिसमैन इसलिए रेफर किया जाता है बिकॉज स्टिल फ्रॉम द ओल्ड रूल, पुलिस की या आर्मी की जो यस, मैन रेफर टू मेल फीमेल बोथ। हालांकि मैन का मतलब होता है एक से ज्यादा आदमी, लेकिन पुलिस हो गया चाहे आर्मी हो गया, इन सभी प्रोफेशंस में फीमेल्स वर नॉट अलाउड। दैट इज वाई यहाँ पर पुलिस मैन कहा जाता है। चेयर पर्सन अभी क्यों चेंज हुआ है ये सारा डेफिनेशन, क्योंकि पहले चेयरमैन होते थे, क्योंकि चेयरमैन जो होता था, चेयर पर्सन का जो सीट होता था, वो बेसिकली बहुत सारे सिर्फ मेल पर्सन को मिलता था, फीमेल को नहीं मिलता था, इसीलिए चेयरमैन कहा जाता था। बट नाउ इट हैज चेंज टू चेयर पर्सन, ठीक है। जो आपका हेड रहता है उसे चेयर पर्सन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर मेल फीमेल दोनों काम करते हैं। तो इसी वजह से स्पेसिफिकली कहीं आपको ये रूल मिलेगा नहीं, लेकिन पुलिस में भी आजकल फीमेल फीमेल दोनों ही काम करते हैं। इसीलिए पुलिस पर्सन अगर कहीं लिखते हैं तो वो डेफिनेशन के हिसाब से गलत नहीं है, ठीक है। आर्मी पर्सन अगर आप लिखते हैं तो डेफिनेशन के हिसाब से वो गलत नहीं है, क्योंकि आजकल आर्मी में भी मेल फीमेल दोनों ही लोग काम करते हैं। अंडरस्टूड? आई होप आई एम क्लियर। इफ देयर इज एनी डाउट, जस्ट raise your hand or you can write it in the chat box. Last 2 minutes बचे हैं, so I'm giving you these 2 minutes for asking doubt, and जब तक आप डाउट पूछना है तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। किसी को भी अगर डाउट है, जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स। What can we can say policeman is a type of compound noun. बिल्कुल बिल्कुल सही, पुलिसमैन आपका कंपाउंड नाउन है, क्योंकि पुलिस एक वर्ड है और मैन आपका और एक वर्ड है, जिन दोनों वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है, तो इसीलिए आप उन्हें पुलिसमैन एक कंपाउंड नाउन कह सकते हैं। एनीवन एल्स? और कोई डाउट है किसी को? यस, लास्ट क्लास का अटेंडेंस हुआ था, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अटेंडेंस मैंने दोनों क्लास का लिया है, हालांकि मेरे पास अभी लिंक नहीं है तो मैं ऑफलाइन ही बना रही हूँ अटेंडेंस। ऑनलाइन जब लिंक आएगा तो मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, एनीवन एल्स? और किसी को कोई डाउट? ओके, सिंस नोबडी इज हैविंग एनी डाउट, टाइम इज नॉट विद फॉर आवर फेवर, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।